जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंशु गौतम। आप देख रहे हैं एंटी क्राइम न्यूज चैनल। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज की कहानी कुछ खास होगी। आज की कहानी होगी जय भगवान जाटव जी, जो कि संवैधानिक कानूनी विशेषज्ञ हैं, जो एक बहुजन हित में एक अपनी मांग बहुजनों के उन छात्राओं और छात्रों के लिए रख रहे हैं, जो कि आगे चल के यूपीएससी सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, पीसीएस जैसे अधिकारी बनते हैं, जिसकी आयु सीमा 21 से लेकर के 28 ईयर तक होनी चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट के, जिससे कि वो आने वाले समय में नियत एक उम्र पे सिलेक्शन लेकर के और उच्च पदों पे ज्वाइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जैसे पदों पर पहुंच सकें। ऐसी उम्मीदों के साथ में वो तमाम सरकारों से अपनी पत्र, अपील और कानूनी सहायता के द्वारा उसे लागू करवाना चाहते हैं। आखिर क्या ये सही है, क्या गलत है, विस्तार से हम जानेंगे जय भगवान जाटव जी से। बने रहिएगा, देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर, कमेंट भी करिएगा। जय भीम। हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं फिर से एक बार नए मुद्दे के साथ में आपको खासी जानकारी दे रहे हैं, अच्छी जानकारी दे रहे हैं। यूपीएससी के मामले में एक उम्र का दायरा रखा गया है। हमारे सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जय भगवान जाटव जी, जो कि बहुजन समाज के एक शानदार, बहुत ऊंची, बहुत जानदार और सरकारी स्तर पर वो संघर्ष करते हैं मंचों पर, चाहे भाषण वो कम देते हो या ना के बराबर हैं उनके मंचों पर भाषण, लेकिन जो वास्तविक कार्य है, कानूनी कार्यवाही से संबंधित जो भी कार्य है, संवैधानिक स्तर पर उनका ये संघर्ष, उम्र हो गई उनको ये करते हुए, और आप उम्र का दायरा यूपीएससी में हमारे लोगों के लिए उम्र का एक दायरा 37 साल से। जी सर, आप आगे विस्तार से बताएं। जिससे हमारे समाज के लोगों को कुछ लाभ मिले, सुन के समझ के वे लोग भी कुछ ज्ञान प्राप्त करें। आज मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे लोग आज सेक्रेटरी क्यों नहीं बन रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी लेवल के अफसर नहीं बन पा रहे, एडिशनल सेक्रेटरी भी नहीं बन पा रहे। जॉइंट सेक्रेटरीज की तादाद भी बहुत कम है। इसका मेन कारण है कि जो हमारे लिए एज रखी गई है, अधिकतम आयु सीमा जो रखी गई है वो 37 वर्ष रखी गई। 21 साल के आदमी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेकर के 37 साल तक आदमी अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है और उसमें सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन मेरे समाज के सब आदमी इस बात को जानते हैं, लेकिन मैं दोबारा बता दूं कि जो वहाँ यूपीएससी में बैठने वाले, जो इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी हैं, वो लोग पहले से ही शिवका से प्रेजुडिस्ड है और वो नहीं चाहते कि हमारे लोग सेक्रेटरी तक पहुँचे या कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुँचे। उनकी नीयत साफ नहीं है और वो लोग जो इस जिनके हाथ में आज की सत्ता है, कोई भी लोग ये नहीं चाहता कि ये लोग सेक्रेटरी बने, कैबिनेट सेक्रेटरी बने। वो लोग हमें नीचे ही रखना चाहते हैं। उसका मेन उद्देश्य, उनका मेन उद्देश्य यही है। उनके इस उद्देश्य को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं और अभी हमने सरकार से मांग रखी है कि हमें सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने के लिए जो मेन उम्र है वो 28 वर्ष की जाए। 21 साल से 28 वर्ष तक की एज हमारे लिए रखना चाहिए
बाकी लोगों के लिए वो क्या एज रखे वो उनकी मर्जी है, उनकी दिल है। लेकिन जो साजिश रची गई है कि हम लोगों को 37 साल तक रखा जाए, 37 साल में बेईमानी कहाँ हो रही है? वो ये हो रही है कि वो अपने बच्चों को, जनरल कैटेगरी के बच्चों को वो 22, 23, 24 साल, 25 साल की उम्र में ही सेलेक्ट कर लेते हैं। और जब शेड्यूल कास्ट का या ओबीसी के बच्चों को सिलेक्ट करने का आता है तो उनको जो मैक्सिमम एज होने वाली हो तब जा कर के उनको सेलेक्ट करते हैं। उसमें सिलेक्शन का एक हाथ में इनके है, वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो हमारा बच्चा बहुत कितना भी ब्रिलियंट हो, यदि उसकी उम्र 23 साल है, 22 साल है, तो वो जनरली ऐसे बच्चों को वो कंडम कर देते हैं। और जिस बच्चे की, जिस हमारे नौजवान की उम्र 30 साल, 32 साल, 35 साल हो, उसको वो सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो अंतर, जो 10 साल का लगभग अंतर चलता है, वो 10 साल का अंतर इतना बड़ा अंतर हो जाता है कि उनका बच्चा 22 साल, 23 साल में जो बना, हमारा बच्चा यदि 23 साल में उसको बना और उनको 33 साल में सेलेक्ट करते हैं, तो 10 साल का अंतर, इतना ज़्यादा अंतर हो जाता है कि हमारा आदमी सेक्रेटरी रैंक तो भूल जाओ, जॉइंट सेक्रेटरी में ही रिटायर हो जाते हैं। और एडिशनल सेक्रेटरी तो कोई एक आधा ही बनता है, सेक्रेटरी तो बनता ही नहीं है। आज की तारीख में यदि आप पूरे देश में कहीं भी देख लें तो सेक्रेटरी लेवल का कोई भी अधिकारी हमारा इस देश में नहीं है। उसका कारण जो बताया मैंने वो यही है कि जो लोग बैठ करके इंटरव्यू लेते हैं, जो लोग ये सारा तैयारी करते हैं, उनको वहीं पर ही उनको समझ में आ जाता है कि करना क्या है। इसलिए ये बड़ी साजिश है। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग सेक्रेटरी ना बने, हम चाहते हैं कि हमारे लोग भी टॉप क्लास तक जाए। और उसके लिए हमने ज़्यादा नहीं, हम लोग मांग रखे हैं कि 28 साल की उम्र तक हमारे लोगों को चांस मिलना चाहिए, खुले चांस होने चाहिए, इसमें हमारी मांग है। लेकिन हमारा बच्चा भी 21 साल से 28 साल के बीच में एग्जाम दे, जो भी सेलेक्ट होते हैं बच्चे तो सेलेक्ट होंगे। हमारे एक से एक ब्रिलियंट बच्चे आ रहे हैं, उसकी तो कोई कमी नहीं है। इसलिए हमें वो चिंता नहीं है कि हमारे बच्चों को वो बाहर निकाल देंगे। अभी तक जो बेईमानी चलती थी वो सुटेबल के हिसाब से चलती थी। ये बच्चा सुटेबल नहीं है, कोई भी पोस्ट है पूरे देश में, ये 60 साल में पीछे यही चला कि सुटेबल नहीं है बच्चा, सुटेबल नहीं, सारे इंटरव्यू सारे उसमें सुटेबल नहीं है कह करके हमारी सारी पोस्टें चली जाती थी जनरल की कैटेगरी के हाथ में। अभी जो यूपीएससी वगैरह के थ्रू जाती है, वो लोग अब सुटेबल की बजाय वो लोग सेलेक्ट तो करते हैं, करना ही पड़ेगा उनको, लेकिन उनको जो सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 30 साल या उससे ज़्यादा की जब उम्र हो जाती है उनको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आदमी 28-30 साल की नौकरी करेगा और रिटायर हो जाएगा। जो आदमी 28-30 साल की नौकरी करके रिटायर होगा वो कभी भी एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के रैंक में पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि इस साजिश को ख़त्म करें और आप किसी की एज जो चाहे रखनी है रखो, हमें किसी कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए एज लिमिट, अधिकतम सीमा 28 साल कर दी जाए। 21 से 28 के बीच में जो भी सिविल सेवा की परीक्षाएं हों या अन्य कोई भी परीक्षाएं हो देश में, किसी भी, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे जिस भी तरह की परीक्षा हो, उन सब के लिए हमारी अधिकतम आयु 28 साल की जाए। हमें रिलैक्सेशन इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप अपने बच्चों को जहाँ सेलेक्ट करना हो करें, लेकिन हमारे बच्चों की सिलेक्शन की एज अधिकतम 28 साल लगे, ये हम मांग कर रहे हैं। और सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि जो साजिश हमारे साथ इतने लंबे समय से होती आ रही है, उसका हम लोग ये इसलिए पर्दाफाश कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे दिल बहुत दुखी हैं कि हमारे लोग किसी भी पॉलिसी मैटर में हिस्सा नहीं ले पाते, क्योंकि वहाँ तक उनको पहुँचने नहीं दिया जाता। और जो लोग इक्का दुक्का कभी पहुँचे हैं तो उनको, उनके सामने भी एक दिक्कत है। जो दूसरे इसमें सबसे बड़ा कारण है कि जब सेक्रेटरीज का पैनल बनता है, जब सेक्रेटरी बनाने का पैनल बनता है तो उस समय ये तय किया जाता है
देखा जाता है कि इसकी 4 साल सर्विस बकाया है या नहीं। यदि उसकी 4 साल सर्विस बकाया नहीं होती तो इम्पैनलमेंट नहीं हो सकता, उसको उस पैनल में नहीं डाला जा सकता। ये और नई तरीका बनाया हुआ है सरकार ने, इसी वजह से हमारे लोग सेक्रेटरी नहीं बन पाते। हम चाहते हैं कि हमारे लोग पॉलिसी डिसीजन में भी शामिल हो और हमारे लोगों को, SC ST वर्गों को बिना किसी साजिश के सिलेक्शन होना चाहिए और उनकी जो उम्र है वो अधिकतम 28 साल होनी चाहिए। चाहे वो अपने लोगों की 30 साल करें, 26 साल करें या 32 साल करें, हमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे लोगों की उम्र 28 साल की जाए। इसी तरह से हमारी एक दूसरी मांग है, जो ये लोग साजिश के तहत इस देश को बिल्कुल ईमानदारी से नहीं चलाया जा रहा। हर कदम कदम पर बेईमान लोग बैठे हुए हैं और बेईमानी इनके दिल में 1 मिनट में आ जाती है। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे लोग जुडिशरी में आए। आपने देखा होगा आज की तारीख में जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी इन्होंने दिया है बड़ी मुश्किल से, वो भी बाद में आकर के, जबकि वहाँ चारों तरफ ये शिकायतें थी कि भाई हमारा एक भी आदमी हाई कोर्ट में नहीं है। जिन लोगों को आज जुडिशरी में जगह दी गई है वे लोग सब एक ही वर्ग के, स्वर्ण जाति के हैं। उसमें 90% ब्राह्मण है और बाकी 2-4% दूसरे हैं। OBC का कोई आदमी नहीं, दलितों का कोई आदमी नहीं, क्योंकि जो कॉलेजियम बनाई हुई है वो कॉलेजियम में एक फार्मूला बना दिया कि जो लोग आएंगे, अब जो जज बनाया जाता है वो वकीलों में से बनाए जाते हैं और उसके बाद सरकार मिली हुई रहती है। जो सरकार में होते हैं उसी पार्टी के वकील ही बनकर के जज आ जाते हैं और वो लोग हमसे न्याय कैसे करेंगे। हमारे साथ यदि न्याय का होगा तो तभी हो सकता है जबकि हमारे आदमी नीचे से ऊपर बिना किसी रोक टोक के प्रमोशन के द्वारा जाए। इसलिए हमारी मांग रही है कि ये इंडियन जुडिशरी कमीशन बनना चाहिए। यदि इंडियन जुडिशरी कमीशन बनेगा तो उसमें लोअर जुडिशरी के अलावा हायर जुडिशरी तक सारी पोस्टें उस कमीशन के द्वारा भरी जाएंगी। उसमें आरक्षण रखा जाए और उसके अंदर जब आरक्षण होगा तो हमारे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हम आरक्षण में ये नहीं चाहते कि हमें किसी तरह का रिलैक्सेशन हो। आप उसमें जो सबके लिए रखी जाए नियम कानून, जो शर्तें रखी जाए, हमारा आदमी भी उन शर्तों को पूरा करेगा, एग्जाम क्वालिफाई करेगा, उसी में इंटरव्यू भी देगा। जो आपको हमारे बेटर कैंडिडेट आपको मिलते हैं, आप उनको लोअर जुडिशरी में भी सेलेक्ट करिए और हायर जुडिशरी में भी फिर वो लोग जाएंगे। मेरा ये मानना है। दूसरा मेरा ये मानना है कि जो लोग जो स्टेट सिलेक्शन करती है वहाँ बहुत पक्षपात है, बहुत गुंडागर्दी है, बेईमानी है, भ्रष्ट आदमी बैठे हैं और हमारे दलित समाज के जो जुडिशियल ऑफिसर है उनको सेलेक्ट नहीं करते और उनमें से यदि 32 सीटें भरनी है तो मुश्किल से 1 या 2 आदमी दलितों में से रखा जाता है, SC ST वर्ग का रखा जाता है। जितने भी आदमी सेलेक्ट होते हैं वो सब बढ़िया ब्राह्मण होते हैं। जबकि इस देश में ये कहा गया है, अंग्रेज लोग कह गए 1919 में ये फैसला दिया, वहाँ कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के उस समय का फैसला है, सरकार ने डिसीजन लिया था वहाँ की जो अंग्रेज सरकार थी कि ये जितना भी ब्राह्मण है ये इंसाफ पसंद आदमी नहीं है, इसके दिल और दिमाग में बेईमानी भरी पड़ी है कि ये कभी न्यायिक पद पे नहीं होना चाहिए और इसके लिए बैन लग गया था 1919 में कि भाई ये कभी जुडिशियल ऑफिसर नहीं बन सकता। लेकिन आज 90% वही आदमी है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जितने ब्राह्मण हैं या जितने और हायर स्वर्ण कास्ट के आदमी हैं, जुल्म यही करते हैं, अत्याचारी यही है और फैसला देने वाले भी यही है, तो न्याय कहाँ मिलेगा। आज तक जितने केस हुए हैं
जितने भी जुल्म जघन्य हत्याकांड हुए हैं या कोई रेप के, सामूहिक बलात्कार के, मर्डर के जितने केस हुए हैं, हमें बताया जाए क्या 1% भी आदमी को कोई सजा हुई है? कोई सजा नहीं हुई। सजा नहीं होने का कह देते हैं रिकॉर्ड नहीं था, हमारे पास ये प्रमाण पूरा नहीं मिल पाया, या अभाव सबूतों के अभाव में छोड़े जाते हैं। अरे छोड़े जाते हैं, आप लोगों को, जजों को ये सोचना चाहिए। मेरे मुंह से गलत शब्द निकलता जा रहा था, मैं रोक लिया है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, जजों ने कभी वो इंक्वायरी दोबारा वापस भेजी है? कभी उन्होंने कहा कि सीबीआई से इंक्वायरी कराओ, या किसी और डिपार्टमेंट को कहा कि भाई ये केस वापस लो और दोबारा इंक्वायरी करके लाओ, इसलिए इनकम्प्लीट है केस? पुलिस वाले जो भी फैसला, जो भी लिख करके दे दे, गलत सलत उपला सीधा फैसला, वही फैसला उसी के ऊपर सरकार करती है। इस देश में यदि गड़बड़ है तो मैं बता दूं, झूठे केस, झूठे गवाह, झूठे जजमेंट, सब गलत जजमेंट इस देश में होते हैं। कोई भी आदमी यहाँ ये नहीं देखता कि ये क्राइम इस आदमी ने किया है। मैं ये पूछता हूँ, बाथम केस हुआ था, 56 आदमी मारे गए थे, तो वे आदमी नहीं मारे गए? बिहार में केस हुआ, सारे लोग बाइज्जत बरी हो गए, कैसे हो गए? आदमी नहीं मरे। क्यों नहीं कोर्ट ने ये कहा कि इसकी दोबारा इंक्वायरी हो? सीबीआई को क्यों नहीं कहा इसकी दोबारा इंक्वायरी करो? क्या इससे साबित होता है कि कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो दकियानुसी है, बेईमान है, और वे जज उस तरह के फैसले देते हैं जिससे कि उनके आदमी बच जाए। खैरलाल जी में क्या हुआ? इतना बड़ा कांड हुआ, और पता नहीं कितने केस है। सब लोगों में ये क्या दोबारा इंक्वायरी करने के लिए नहीं भेज सकते? ये सीबीआई को केस नहीं भेज सकते? किसी भी केस को आज तक यदि किसी भी हाई कोर्ट ने, किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंक्वायरी के लिए भेजा है तो बताएं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आ चुके इस बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका कि वहां पर जो जुल्म हुआ है, जहां जघन्य हत्याकांड हुआ है, अपराध हुए हैं, वहां पर उनको न्याय दिलाना है तो जुडिशियल अफसर वहां जाए और वो इंक्वायरी करे, वो रिपोर्ट दे, जिसके ऊपर केस चले, जिसके ऊपर जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को अपना केस प्रूव करने के लिए नहीं कोर्ट बुलाया जा सकता, गवाह नहीं आ सकते, और वो लोग इतने डरे सहमे होते हैं, या तो उनको गांव से भगा दिया जाता है, या उनके ऊपर उनको दबाव ऐसा बढ़ा दिया जाता है कि वो गवाही देने आते ही नहीं, पुलिस ही या सबसे बर्बाद दिया जाता है, या पुलिस ही उनको डराती बर्बाद है। सारा का सारा पॉलिसी गड़बड़ है। इसलिए जो मौके पे जहाँ अपराध हुआ है 72 घंटे के अंदर अंदर उस क्षेत्र का जुडिशियल अफसर जाकर के इंक्वायरी करे, सबके स्टेटमेंट ले, जो बयान आए वो डीएम को अपने साथ ले जाए, वो एसएसपी को साथ ले जाए, ले जा करके कलमबद्ध तरीके से बयान लेने के बाद वो कोर्ट में जमा हो जाए। उसके बाद दोबारा इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। धन्यवाद। ये और 27 साल लोग लगाते हैं, ये अदालतों की नाकामी है। कि नाकामी की वजह से हमारे लोगों को कभी न्याय मिल ही नहीं सकता, इसीलिए सारी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जय भीम, जय भारत। जी सर, आपने कहा है कि 21 से 28 यूपीएससी में एज का दायरा 21 से 28 घटाकर कर दिया है, मतलब अपील करते हैं उसके लिए आप, और हमारे लोगों के लिए, SC/ST समुदाय के लिए, मूल निवासियों के लिए। दूसरा क्या है कि 21 से 42 तक में ज़्यादा मौका है, और 21 से 28 में फ़र्क क्या आ रहा है, कि मतलब नुकसान क्या है 21 से 42 के बीच में और 21 से 28 के बीच में? इसमें ये नुकसान है कि यदि उम्र को हम लोग ज़्यादा बढ़ाते हैं, सिलेक्शन ज़्यादा देर में होता है, मान लिया 35 साल में जाके सिलेक्शन होता है, तो 60 साल में रिटायर है। अच्छा, तो रिटायरमेंट यदि 60 साल में होगी तो 25 साल नौकरी की, 25 साल में तो जॉइंट सेक्रेटरी मुश्किल बन पाता है, तो वो जॉइंट सेक्रेटरी भी नहीं बन पाएगा, सेक्रेटरी और ऊपर। हमारी जो ये सजेशन है जो दिया है, हमने इसलिए दिया है कि हमारे आदमी उच्च पदों तक पहुंचे, और ज्यादा समय तक टिके रहे। वो तभी संभव है जबकि हमारी सिलेक्शन की उम्र जो है घटाई जाए। तो 28 साल उम्र हम इसलिए कर रहे हैं कि 21 से 28 साल की उम्र तक एक आदमी को, एक बच्चे को एग्जाम में बैठने के लिए 7 चांस मिलेंगे। 7 चांस में उस बच्चों को निकलना चाहिए।
तो जो बच्चे हमारे कैपेबल होंगे वो 7 साल में निकल जाएंगे। तो जो बच्चा, इसका मतलब है जो 28 तक निकल जाएगा, उस उम्र तक निकल जाएगा, वो सेक्रेटरी तक पहुंच सकता है। पहुंचेगा ये जरूरी नहीं, लेकिन पहुंच सकता है। वो उसको सेक्रेटरी बनना ही है तो उसे 22, 23, 24 साल में सेलेक्ट हो जाना चाहिए। फिर भी यदि 28 साल में सिलेक्शन होता है, चांसेस 50-50 हो जाते हैं। यदि वो 28 से ऊपर की उम्र में सिलेक्शन हो जाता है तो सेक्रेटरी का 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि जो एज लेंथ है वो यदि 32 साल 35 साल होती है तो उसके बाद समय ही नहीं बचता है। क्योंकि जो आदमी लगेगा सिविल सर्विस में, वो लोग सिविल सर्विस में लगेगा तो वो सबसे पहले क्लास अंडर सेक्रेटरी लगेगा या एसडीएम लगेगा या छोटा, उसको प्रमोशन होते 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 जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुंच पाता है। यदि वो 23-24 साल में होगा तो उसके लिए उम्र चाहिए हमें कम से कम जो 35 साल की नौकरी बकाया बचनी चाहिए। यदि 35 साल की नौकरी बकाया है तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक भी पहुंच सकता है। यदि उसको पहले रहा तो एक जो बंधन है 4 साल का कि इम्पैनलमेंट सेक्रेटरी का जो होता है उसके लिए जरूरी है कि 4 साल बकाया हो, रिटायरमेंट की 4 साल बकाया। तो 4 साल बकाया कहाँ रहेगी? जो 28 साल या 30 साल में बच्चा सेलेक्ट होगा उसकी 4 साल का नौकरी देगी तो सेक्रेटरी भी इम्पैनलमेंट में नहीं आ सकता। इसलिए जरूरी है कि वो बच्चा 24, 25, 26, 27, 28 के अंदर सेलेक्ट हो जाना चाहिए, तभी सेक्रेटरी बन सकता है। और हमें ये मालूम है कि हमारे बच्चे बड़े होनहार, बहुत ही इंटेलिजेंट आजकल आ रहे, टॉप तक कर रहे हैं। इसलिए हमें आज की तारीख में एज रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है, किसी भी नौकरी में नहीं है। हमारा ये मांग है कि सब जगह कट करके हमारी नौकरी 28 साल कर दिया जाए। इसके लिए हमने सरकार को ये पत्र लिख के तैयार रखा है। हम लोग ये सरकार को पत्र देंगे और जुडिशरी के लिए भी देंगे कि ये साजिशें बंद करो। सरकार ने जो साजिशें तय कर रखी है उन साजिश को विड्रा करो। हम लोगों को यदि इस देश में बराबर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो ये देश के लिए भी घातक होगा। देश को चाहते हैं ये आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े? जबरदस्ती तुम लोगों को पीछे धकेल रहे हो तो आगे कैसे बढ़ेगा? जो देश आगे बढ़ता है लोगों से बढ़ता है ना आगे। यदि उस आदमी को तुम आगे बढ़ने ही नहीं दोगे तो देश कैसे आगे बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल, तरक्की तो रोक रखी है। मेरा ये अनुरोध है कि सरकार ने जो साजिश रची हुई है उनको सबको खत्म करके हम लोगों को भी बराबर आगे लाया जाए, वे साजिशें खत्म कर, यानी कि कुल मिलाकर के भेदभाव की रणनीति को खत्म किया जाए, जिसके लिए सरकारी संघर्ष इनका जारी है, कानूनी स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आपने सुना है, जाना है, देखा है। जय भगवान जाटव जी को। हेलो फ्रेंड्स, आगे जानते हैं कि किन अहम मुद्दों पर इनका संघर्ष जारी है लगातार। बार और हर बार उम्र हो गई है सब इनको करते करते। सरकारी संघर्ष में SC ST OBC का क्या हाल है, क्यों करना पड़ रहा है जय भगवान जाटव जी को संघर्ष, और क्यों नहीं होती हमारे लोगों की सुनवाई? देखिए क्या हाल है। SC ST OBC के नाम पर सरकार कैसे धोखा दे रही है जनता को और कैसे लूट रहे हैं हक अधिकारों की हड़ी कमाई, बेसिक फंडामेंटल राइट्स को कैसे खत्म कर रही है ये सरकार, मनोवादी सरकार, दलित विरोधी सरकार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान एंटी क्राइम न्यूज चैनल को लगातार इस तरह की जानकारी अर्जित करने के लिए देखते रहिए। मौलिक अधिकारों का आगाज करता है एंटी क्राइम न्यूज चैनल, सदा ही बहुजन समाज के हित में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर लिखें। जय भीम। वर्ण व्यवस्था की जालसाजी, सत्ता के स्तर पर संवैधानिक अधिकारों का हनन, मौलिक अधिकारों का हनन। संविधान में अधिकार दिए गए हैं SC ST OBC के लिए, लेकिन हो रहा है उनका खात्मा। ये NSFDC बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत ये काम करती है।
जी 30 साल से काम कर रही है। 30 साल में 150 करोड़ रुपया खर्च हो चुका जी और शेड्यूल कास्ट को लोन नहीं दिया 20 करोड़ का भी आज तक 30 साल में। जी 30 साल में 20 करोड़ का लोन भी और 100 करोड़ से ज़्यादा इसका खर्चा है। तो क्या करेंगे, ये इसलिए बना रखे दफ्तर, पर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सब ऐसे ही चलता है। ऐसे नियम कानून बनाते हैं कि वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। इसमें मैंने सरकार को लिखा है, जी। सरकार को गालियां भरी चिट्ठी लिखी है। जी कारण क्या है, कारण क्या है, नाराजगी? कारण इसका ये है कि तनख्वाह खाते हैं, चले जाते जी। हैं और जो काम समाज का करना वो 1% भी काम नहीं होता। सब कुछ वैसे के वैसे ही है, जो पेंडिंग भी है। शेड्यूल कास्ट के लिए सारा काम हो रहा है वो सब फ्रॉड है। जी ये 90% सब फ्रॉड है, दिखाने के केवल लिए, दिखावे के लिए है, वास्तविकता में प्लेटफॉर्म पर नील है। मेरी ये सारी फाइलें पढ़ो ना, जी। सफाई कर्मचारी का देख लो, 5 साल में 1 रुपया भी लोन नहीं दिया दिल्ली में सफाई कर्मचारी कारपोरेशन ने। जी वो तो उनकी तनख्वाह भी रोक के बैठे हैं। तनख्वाह के लिए तो मैंने कहा ना, इनको किस बात की तनख्वाह दे रहे हो, जब ये काम ही नहीं कर रहे तो काम के लिए पैसा मिलना चाहिए ना। ये सारी जी मैं सफाई कर्मचारियों की बात कर रहा था सर। हाँ, सफाई कर्मचारी की भी है, यही फाइल मिलेगी आपको। जी काफ़ी ब्यौरा है, काफ़ी डिटेल्स हैं। चलिए ठीक है जी। पूरा फ्रंट पेज न्यूज़ आरटीआई वाला। ये हटाओ फिर, जी ये आ गया। ये देखो, प्रधानमंत्री से पूछा भाई आपने क्या किया, इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 51 MP के इस पर साइन है, सिग्नेचर्स हैं। सब भेज दिया, किसी को कुछ नहीं। ये 7 मुद्दे उठाए थे, सब एमपीओ के साइन है, सब एमपीओ। कितने साल हो गए सर ये टोटल? ये साल हो गए 6 साल। जी ऐसी सैकड़ों फाइलें यहाँ भरी पड़ी हैं। देखिए ये तारीख है, ये लिखी है, डेट मेंशन कर देते हैं। हाँ 9 मई 2016 9 मई 2016। कितने साल हो फॉर्म्स गए? ऑफ ST कुछ नहीं हुआ। पार्लियामेंट। जब इस देश में 51 MP साइन करके दे रहे हैं, साइन भी दिखाओ ना उनके आगे पेज बदल करके, ये सिग्नेचर है सबके। ये सिग्नेचर देखिए, इतने देने के बावजूद भी कोई 51 MP का MP नहीं है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी बिल्कुल। इसका संवैधानिक अधिकार तो है ही हमारे पास में, लेकिन बावजूद उसके कार्रवाई नील है। इन्होंने अब वो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाई थी, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की? कितने करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च हो गया गवर्नमेंट का। वो पैसा कहाँ से आया? गरीब का पैसा आया। जब आए तो पार्लियामेंट हाउस में बहस तो कराओ, मानो ना मानो वो अलग बात है, लेकिन बहस तो कराओ, क्या चीज़ बुरी है क्या अच्छी है। बिल्कुल जायज़ मुद्दे। मैं एट्रोसिटीज एक्ट क्या, हमारे यहाँ सारी सब किताबें आपको मिलेगी। ये एट्रोसिटीज एक्ट है जी और ये अमेंडेड एक्ट है, इसमें सबको पढ़ना चाहिए। हर किसी दलित भाई को ये अपने घर में रखनी चाहिए, अपनी किताब पढ़नी चाहिए। ये बुक देखिए आप, और आपको SC ST एक्ट पर और भी कई बुक्स मिल जाएंगी। ये गवर्नमेंट का प्रकाशन है, इसलिए मैं अंत में फिर सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी दकियानूसी विचारों को छोड़ दें। आप लोग मनुस्मृति वाली बातों को दिमाग से निकाल दें। देश आज़ाद हो चुका है। 135 करोड़ आबादी में हमारी आबादी 40 करोड़ से कम नहीं है, दलितों की। इसके अलावा जो भी, चाहे वो पिछड़ी जाति का है, चाहे मुस्लिम भाई है, इस देश का वासी है, सबके साथ एक साथ व्यवहार करके इस देश को आगे बढ़ाओ। भाई काहे की बातें लेके बैठे हो? ये देश में यदि प्रोग्रेस होगी, देश आगे बढ़ेगा तो सबका मान सम्मान बढ़ेगा, और देश यदि गड्ढे में जाएगा तो सब मरेंगे, कोई बचेगा नहीं। ये सोचे कि दलित मर जाएगा, दलित ही नहीं मरेगा, सभी मरेंगे। जी बिल्कुल। इसलिए ऐसा ना सोचे कि आज हम पर ही आएगी, तुम्हारे पे नहीं आएगी। वो सब आज जब जलती है उनको तो वहम यही लगा हुआ है, इसीलिए वो तो जुल्म पर जुल्म किए जा रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम।